शर्मीली फूल तोड़कर चली जाती है। मेरी इतनी सालों की साधना किसने नष्ट किया? कौन है जिसने मेरी तपस्या पर पानी फेर दिया? मेरा चंपा का फूल, मेरा महाशक्तिशाली चंपा का फूल किसने लिया है? मामी, आप मुझे बाहर क्यों लेकर आई हो? क्या हुआ है? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा इच्छा पूर्ति चंपा का फूल चोरी कर लाई है। तुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए। इस अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं है। मैं तुझे इसी पल चंपा का फूल बना देता हूँ। ये कहकर शर्मीली घर में रखा चंपा का फूल हाथ में ले लेती है। हे इच्छा पूर्ति चंपा की फूल, तुम मुझे मोहिनी बना दो। शर्मीली के इतना ही बोलते वो पूरी तरह मोहिनी बन जाती है। हाय हाय हाय, इस लड़की से एक काम भी सही से नहीं होता। इसके माँ बाप के मरने के बाद इसे अपने घर लाना ही नहीं चाहिए था। लगता है ये बदमाश लड़की मुझे बर्बाद करके ही छोड़ेगी। मर गई, हाय रे, लगता है कमर ही टूट गई है। मामी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे मर क्यों नहीं जाती मनहूस कहीं की। एक तो मेरा मटका फोड़ दी, अब ऊपर से ये नौटंकी वाली बातें कर रही है। अगर तकलीफ हो रही है तो मैं क्या करूं? घर में सजा कर रखूं क्या? कामचोर कहीं की, एक काम भी ठीक से नहीं करती है। मामी, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही है? मैंने जानबूझकर मटका नहीं फोड़ा, मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए मैं गिर गई थी। कुलच्छनी लड़की, ठीक से देखकर नहीं चल सकती क्या? आंखें सिर पर लेकर चलती है क्या? जरा सी सुंदर क्या हो गई, जमीन पर पैर ही नहीं पड़ता। रोज एक के बाद एक मुसीबत बढ़ती रहती है। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? अचानक इतना चिल्ला क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ? माँ, पूरे घर में इतने कॉकरोच है, तुम तो जानती हो मुझे कितना डर लगता है। फिर भी सारे घर में अभी तक कॉकरोच क्यों है? सारा दोष उस कामचोर लड़की की है। दिन भर सिर्फ ठूस ठूस कर खाएगी और काम के नाम पर बहाने बनाने लगती है। आज या तो ये रहेगी या फिर मैं बहुत डर गई हूँ माँ, लग रहा है मैं बीमार पड़ जाऊंगी। सब उस मोहिनी की वजह से है। मैंने उसे दवाइयाँ लाने को कहा था, लेकिन अब तक वो नहीं लाई। वो सुंदर है, इसीलिए तुम उसे कुछ भी नहीं कहती, इसीलिए तो वो सिर पर चढ़ गई है। तू थोड़ा आराम कर बेटी, उस बदमाश लड़की का मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। ये देखो, महारानी यहीं आ गई हैं। क्यों रे, तूने तो कहा था तुझे बहुत चोट लगी है, अब कैसे चलकर हमारी बातें सुनने के लिए आ गई है? नहीं मामी, मैं आपकी बातें सुनने नहीं आई हूँ। मैं तो शर्मीली की आवाज चीखी सुनकर आई हूँ कि उसे कुछ हुआ तो नहीं ना। जब इतना ही प्यार है तो सारे घर में अभी तक इतने काकरोच क्यों हैं? तुझे पता नहीं क्या, मेरी बेटी काकरोच से कितना डरती है। मैं सब कर दूंगी मामी, पहले मुझे थोड़ा ठीक होने दीजिए। मेरी कमर में बहुत ज्यादा चोट लगी है। तेरा नाटक और नहीं चलेगा। तू कमर दर्द का नाटक करके आराम करेगी और हम तुझे बैठाकर खिलाएंगे। बाहर बहुत सारे बर्तन रखे हैं, उन्हें जाकर अच्छे से मांज कर साफ कर। लेकिन मामी, मेरे कमर में चोट लगी है, मैं अभी कैसे काम करूंगी? और शर्मीली एक कॉकरोच को देखकर डर गई, इसलिए आप उसे आराम करने को कह रही हो। लेकिन पैर फिसलने से मुझे कमर में इतनी ज्यादा चोट लगी, फिर भी मुझे काम पर जाने को कह रही हो, क्यों मामी? अच्छा, तो अब तू बहस करना भी सीख गई है।
सुन, तेरे जैसी कुलछनी लड़की के साथ मेरी शर्मीली की कोई तुलना नहीं है। अब फालतू बात ना बढ़ा, जो कह रही हूँ वो जाकर कर, वरना आज तेरी खैर नहीं। अब जा यहाँ से। चलो, बिल्कुल जैसा चाहा था वैसा ही हुआ है। सही जगह पर पत्थर रखा था, जिससे उस पत्थर पर पैर टकराने से वो मोहिनी गिर गई। अब कमर के दर्द में काम नहीं कर पाएगी और रोज माँ के हाथों मार और डांट खाएगी। हे भगवान, मुझसे और नहीं हो रहा। मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी भी कितने सारे बर्तन बाकी है, लेकिन मेरा सिर जैसे गोल गोल घूम रहा है। चारों तरफ इतना धुंधला क्यों हो रहा है? पता नहीं क्यों मैंने इस मनहूस लड़की को अपने घर में आसरा दिया। ये करमजली इतनी सुंदर है और मेरी बेटी काली। अब तो देखकर डर लग रहा है कि मेरी बेटी की इसके कारण शादी भी करवा पाऊंगी या नहीं। जो आएगा वो तो इस मोहिनी को ही पसंद करेगा। नहीं नहीं, जो भी हो, इसका कुछ न कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। मामी खाट के पास आकर देखती है कि मोहिनी सो रही है। अरे ओ कामचोर, अब यही तेरा काम है ना? यहाँ लेटे लेटे आराम फरमाया जा रहा है। आज तेरा अंतिम दिन है मेरे घर में। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मामी। मेरा शरीर बहुत कमजोर लग रहा है। लगता है मुझे बुखार आएगा, इसलिए थोड़ी आंख लग गई थी। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। तू अभी मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। तुझे फिर कभी इस घर के आस-पास भी ना देखूं, समझी? मामी हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैंने तो कभी उनका कोई नुकसान नहीं किया। शर्मीली बहन काली है और मैं थोड़ी गोरी हूँ। ये तो मेरा दोष नहीं है और इसलिए मामी ने मुझे आज घर से निकाल दिया। मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह है भी या नहीं? ये कहकर वो जंगल के रास्ते पर चलने लगती है और चलते चलते जंगल में चली जाती है। जंगल में जाकर मोहिनी देखती है, उसके ठीक सामने एक सुंदर चंपा का फूल खिला है और उसके नीचे कुछ पंखुड़ियां पड़ी हैं। वाह, कितना सुंदर चंपा का फूल है। इस जगह में इतना सुंदर चंपा का फूल खिलता है, ये तो मैं पहले नहीं जानती थी। पंखुड़ियां तो बहुत अच्छी लग रही है। मोहिनी जाकर एक पंखुड़ी उठाती है और अपने बालों के जूड़े में लगाती है। जैसे ही मोहिनी चंपा की पंखुड़ी को अपने बालों में लगाती है, उसका पूरा शरीर सोने के गहनों से भर जाता है। अरे ये क्या हो गया? इतना सोना कहाँ से आया? इसका मतलब इस चंपा के फूल में कोई रहस्य है। मैं अभी घर चलती हूँ। मुझे इन सोने के गहनों में देखकर मामी और शर्मीली बहुत खुश होंगी। तभी वहाँ एक राजकुमार आता है। इतनी सुंदर लड़की तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। और ये लड़की इतने घने जंगल में कर क्या रही है? ये रहती कहाँ है? मुझे ये पता करना ही होगा। राजकुमार विक्रम मोहिनी के पीछे पीछे चलने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद मोहिनी जंगल के अंदर राजकुमार के नजरों से दूर चली जाती है। अरे कहाँ गई? अभी तो मेरे सामने ही थी। कहाँ गायब हो गई वो सुंदर कन्या? जैसे भी हो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। इतने दिनों बाद तूने एक अच्छा काम किया है बेटी।
उस मनहूस की वजह से हमारे घर की कोई बरकत ही नहीं हो रही थी। अब जाकर हम सुकून से रहेंगे। हाँ माँ, इसीलिए तो देर नहीं करके उस मनहूस को अपने घर से भगा दिया है। वैसे भी वो घर में रहती तो उसे लेकर मेरी ही परेशानियाँ बढ़ती। मुझसे शादी करने के लिए कोई राजी भी नहीं होता। दोनों बात ही कर रही थी, तब तक मोहिनी घर आ जाती है। माँ, तुमने उसे भगा दिया था ना? ये तो फिर से वापस आ गई है। और देखो तो इसके सारे शरीर पर इतने सोने के गहने। इसे इतना सब कुछ कहाँ से मिला माँ? सच में तुझे इतना सोना कहाँ से मिला मोहिनी? जरूर तूने चोरी की होगी। हाय 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 रे, ये लड़की तो गांव में हमारा मान सम्मान कुछ भी नहीं रखेगी। जल्दी बता बता, तूने चोरी कहाँ से की? आप लोग थोड़ा चुप हो जाइए। मैंने कोई भी चोरी नहीं की है मामी। असल में मैं ये घर छोड़कर चली जाना चाहती थी। फिर चलते चलते एक जंगल में चली गई और वहाँ मैंने देखा एक चंपा के फूल की पंखुड़ी जो मैंने अपने बालों में लगाया, तो ये सब अपने आप आ गया। तू झूठ तो नहीं बोल रही है सब मोहिनी? सच सच बता, क्या ये सब तुझे उस चंपा के फूल से मिला है? मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी मामी? और मुझे सिर्फ सोने के गहने ही नहीं मिले हैं, इसके साथ साथ देखिए मेरी सारी बीमारी भी ठीक हो गई है। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। एक छोटी पंखुड़ी से अगर इतना कुछ होता है तो उस फूल से न जाने क्या क्या होगा। माँ, जैसे भी हो मुझे वो फूल चाहिए। मैं भी वो फूल लेकर आऊंगी। हाँ बेटी, तू जल्दी से जा। उस फूल से तुझे मोहिनी से भी ज्यादा सुंदर होना पड़ेगा। अभी इस मोहिनी की बात मानकर जंगल के अंदर चली जा और उस चंपा के फूल को तोड़ कर ले आ। लेकिन मामी, इन सब की क्या जरूरत है? मुझे जो भी मिला है शर्मीली वही पहन सकती है। सब कुछ इसका ही तो है। बस इसीलिए तुझे इस घर में रखने का मन नहीं करता है। बेवकूफ लड़की, खुद तो इतना कुछ पा गई है और किसी को भी कुछ नहीं मिलने देगी। जा बेटी जा, तू जल्दी जा और उस फूल को लेकर आ। शर्मीली चली जाती है। कुछ समय चलते चलते वो जंगल में चली जाती है, लेकिन उसे आसपास कहीं भी वो फूल नहीं मिलता। इतने घने जंगल में चली आई हूँ, फिर भी वो चंपा का फूल अभी तक दिख नहीं रहा है। मोहिनी ने फिर हमसे झूठ तो नहीं बोला ना? अगर ऐसा हुआ तो फिर माँ उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बाद शर्मीली अपने से कुछ दूर उस फूल को देखती है और उसके पास जाकर खड़ी होती है। यही तो है। हाँ हाँ, यही है वो फूल। वाह, ये देखने में तो कितना सुंदर है। क्या मनमोहक खुशबू है इसकी। अभी इसे तोड़ लेती हूँ। अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। पहले फूल तोड़ लेती हूँ, इसके बाद जो करना है वो घर जाकर करूँगी। शर्मीली फूल तोड़कर चली जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ एक साधु बाबा आते हैं। वो देखते हैं कि फूल वहाँ पर नहीं है। मेरी इतनी सालों की साधना किसने नष्ट किया? कौन है जिसने मेरी तपस्या पर पानी फेर दिया? मेरा चंपा का फूल, मेरा महाशक्तिशाली चंपा का फूल किसने लिया है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी जिंदगी तहस नहस कर दूंगा मैं। ये कहकर साधु जंगल में इधर उधर देखने लगता है। कुछ समय बाद वो देखता है कि सामने कोई लड़की जा रही है जिसके हाथ में वही चंपा का फूल है, लेकिन लड़की का चेहरा साधु देख नहीं पाते। साधु बाबा लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक चले जाते हैं। शर्मीली के घर में घुसते ही साधु आवाज लगाना शुरू करते हैं। कौन है इस घर में? जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो मेरे क्रोध की अग्नि में जलकर राख हो जाएगी। जल्दी से बाहर निकल मूर्ख लड़की। मामी बाहर आती है। साधु बाबा, आप नाराज मत होइए, मेरे आने में थोड़ी देरी हो गई। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? एक लड़की मेरे महाशक्तिशाली मंत्र से सिद्ध
इच्छापूर्ति चंपा का फूल लेकर इस घर में घुस गई है। मुझे वो चाहिए। उसे मैं इसी पल सजा दूंगा। उसे जल्दी से बाहर बुलाओ, नहीं तो इस अपराध की सजा तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। साधु की ये बात सुनकर मामी डरते हुए घर में जाती है। घर के अंदर से साधु की बात सुनकर शर्मीली भी डरी हुई थी। माँ, मुझे बचाओ माँ, वो साधु वो मुझे मार डालेगा। कुछ तो करो माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो कोई चिंता मत कर बेटी, मैं हूँ ना, मैं तुझे उस साधु से जरूर बचाऊंगी। मामी मोहिनी को जबरदस्ती बाहर खींच लाती है। मामी, आप मुझे बाहर क्यों लेकर आई हो? क्या हुआ है? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा इच्छा पूर्ति चंपा का फूल चोरी कर लाई है। तुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए। इस अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं है। मैं तुझे इसी पल चंपा का फूल बना देता हूँ। तू तभी इस श्राप से मुक्त होगी जिस दिन एक निस्वार्थ राजकुमार तुझे स्पर्श करेगा। उस दिन तुझे मुक्ति मिल जाएगी। उस घने जंगल में कभी कोई राजकुमार नहीं आएगा, इसीलिए तेरी मुक्ति भी असंभव है। मोहिनी कुछ कहने ही जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही मोहिनी साधु के जादू से एक चंपा का फूल बन जाती है और साधु उसे लेकर जंगल में चला जाता है। माँ, आज तुम न होती तो मुझे वो साधु चंपा का फूल बनाकर ले जाता। तुम्हारे वजह से ही आज मैं बच गई। बेटी, सिर्फ तो बची ही नहीं, उसी के साथ हमारी सबसे बड़ी मुसीबत मोहिनी को हमेशा के लिए घर से भगा दिया। अब से वो चंपा का फूल बनकर ही अपनी जिंदगी बिताएगी, वो कभी मुक्त नहीं होगी। सच में माँ, आपके चतुर बुद्धि को मानना पड़ेगा। एक तीर से दो शिकार कर दिए आपने। अब हम चैन से रह सकते हैं। ठीक तभी मोहिनी को ढूंढते हुए उसके घर के सामने राजकुमार विक्रम आ जाता है। कोई है यहाँ? कोई है? बाहर आइए। कौन है आप और मेरे घर किसको बुला रहे हो? बताइए, क्या काम है आपको? मैं प्रतापगढ़ राज्य का राजकुमार विक्रम हूँ। जंगल के अंदर मैंने एक सुंदर लड़की को देखा था और उसी का पीछा करते करते मैं यहाँ आ गया हूँ। सुंदरी लड़की मतलब? हाँ, वो चंपा की पंखुड़ी अपने जूड़े में लगाई हुई थी। मैं उससे विवाह करके अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ। ये कहकर मामी घर के अंदर चली जाती है। वहाँ शर्मीली से कहती है, क्या हुआ माँ, फिर से बाहर कौन आया है? हमारी किस्मत खुल गई है बेटी, अब तुझे महारानी बनने का मौका है। तू इस अवसर को मत छोड़ना। ये सब क्या फालतू बातें बोल रही हो माँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? फालतू नहीं, मैं जो बोल रही हूँ सब सही बोल रही हूँ। मोहिनी के पीछे पीछे एक राजकुमार हमारे घर आया है। वह कह रहा है कि वो उस लड़की को अपनी पत्नी बनाकर ले जाना चाहता है। लेकिन माँ, वो राजकुमार तो मोहिनी को देखकर आया है। उसने मोहिनी को पसंद किया है। अब मुझे क्यों पसंद करेगा? मैं तो मोहिनी नहीं बन सकती। किसने कहा कि तू मोहिनी नहीं बन पाएगी? तेरे पास उस साधु का शक्तिशाली इच्छा पूर्ति चंपा का फूल, वो फूल हाथ में लेकर अपनी इच्छा पूरी कर। हाँ माँ, साधु के डर से तो मैं भूल गई थी कि मेरे पास वो चंपा का फूल है। मैं अभी जाती हूँ और अपनी इच्छा पूरी करती हूँ। ये कहकर शर्मीली घर में रखा चंपा का फूल हाथ में ले लेती है। हे इच्छा पूर्ति चंपा की फूल, तुम मुझे मोहिनी बना दो। शर्मीली के इतना ही बोलते वो पूरी तरह मोहिनी बन जाती है। यही तो, हाँ, यही तो है वो सुंदर लड़की। मैं आपको अपनी पत्नी बनाकर अपने राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं राजकुमार, मुझे क्या आपत्ति होगी।
आपकी पत्नी होना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये तो मेरी 100 जन्मों के पुण्य का फल है। तो फिर चलो मेरे साथ। राजकुमार विक्रम शर्मीली को मोहिनी समझकर अपने साथ लेकर चला जाता है। कुमार, हम और कितनी दूर ऐसे जाएंगे? अभी भी काफी रास्ता बाकी है मोहिनी। सामने वाला जंगल पार करके फिर हमारा राज्य आ जाएगा। ठीक है कुमार, चलिए जल्दी, मैं बहुत थक चुकी हूँ। काफी देर घोड़े से चलने के बाद वो जंगल के ठीक बीच में पहुँचते हैं। ठीक उसी समय काफी दूर से वही साधु उन्हें देख लेता है। ये मैंने क्या देखा? ऐसा लगा कि ये वही लड़की है जिसे मैंने कल चंपा का फूल बनाकर इस जंगल में रख दिया था। लेकिन ये कैसे संभव है? क्या गुस्से में मैंने कुछ गलती कर दी? नहीं नहीं, ये मेरे मन का भ्रम है। एक जैसी दिखने वाली दो लड़की नहीं हो सकती। राजकुमार विक्रम के पिता राजा भानु प्रताप शक्तिशाली राजा है, लेकिन उम्र हो जाने से अब वो थोड़े टूट गए हैं। इस कारण राज्य को लेकर उन्हें काफी चिंता है। महाराज, ये आपको क्या हुआ है? आपको सुबह से ही काफी चिंतित देख रहा हूँ। हाँ मंत्री जी, मैं एक ही बात को लेकर काफी चिंतित रहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आपको परेशानी ना हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए मंत्री जी। अब मेरी उम्र हो गई है, मेरा शरीर अब पहले की तरह नहीं चल पा रहा। लगता है अब मुझे राज्य का दूसरा उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। वो तो है महाराज, मैं आपसे बहुत दिनों से कहना चाहता था। अब आपको आराम की जरूरत है। आप राजकुमार विक्रम को राज्य के कार्य सौंप दीजिए। मैं भी यही करना चाहता हूँ मंत्री जी, लेकिन मेरी समस्या तो दूसरी है। मेरे पूर्वजों का एक नियम है, राज्य की जिम्मेदारी लेने से पहले विवाह करना जरूरी है। महाराज, इसका समाधान भी है मेरे पास। अगर आप अनुमति दे तो मैं बोलूं। आप बेझिझक होकर बोलिए मंत्री जी। महाराज, अगर आप राजी हो तो मैं अपनी इकलौती बेटी मधु की शादी राजकुमार विक्रम से करवाना चाहता हूँ। हाँ, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। रानी और राजकुमार विक्रम की राय भी हमें लेनी चाहिए। हाँ, वो तो जरूर लेनी होगी महाराज, लेकिन आप चाहें तो देरी ना करके जल्दी राय ले सकते हैं। शुभ काम में देरी करने से कोई फायदा भी नहीं है। मंत्री की बातों से महाराज भानु प्रताप फिर चिंतित हो गए। ठीक इसी समय एक सैनिक आकर महाराज के सामने खड़ा होता है। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन एक बहुत ही जरूरी खबर देने आया हूँ। बोलो, क्या हुआ सैनिक? महाराज, महारानी ने आपको महल के अंदर बुलाया है। वो बहुत ही जरूरी विषय पर बात करना चाहती हैं। इस समय रानी ने मुझे बुलावा भेजा है, लेकिन क्यों? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। सैनिक के चले जाने पर महाराज भानु प्रताप अंदर महल की ओर जाते हैं। मंत्री के माथे पर तब चिंता की लकीरें आ जाती हैं। इस समय क्या जरूरी बात आ गई? जब भी किसी काम की बात करता हूँ तभी एक के बाद एक बाधा आकर खड़ी हो जाती है। रानी वसुंधरा अपने महल में महाराज का इंतजार कर रही थी। ठीक इसी समय हड़बड़ाते हुए महाराज महल में आते हैं। क्या हुआ रानी? आपने मुझे इतने जल्दी आने को क्यों बोला? सब कुछ ठीक तो है ना? महाराज, गुप्तचर के जरिए अभी अभी खबर मिली है, हमारे राजकुमार विक्रम किसी लड़की को लेकर राजमहल आ रहे हैं। ये सब आप क्या बोल रही हैं? राजकुमार कहाँ से लड़की लेकर आ रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वो कोई राजकुमारी है? ज्यादा कुछ नहीं बताया गुप्तचर ने, लेकिन लड़की बिल्कुल चांद की तरह सुंदर है, बस इतना ही बताया। कुछ ही समय बाद राजकुमार विक्रम अपने घोड़े से राजमहल आकर रुकते हैं।
राजकुमार विक्रम और शर्मीली घोड़े के ऊपर से उतरते हैं। राजकुमार विक्रम, कहाँ गए थे आप? और आपके साथ ये लड़की कौन है? ये बहुत गरीब और बेसहारा लड़की है। इनको मैं एक गांव से लेकर आया हूँ। पिताजी, मैं इनसे शादी करके इन्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। कितना सुंदर है इसका चेहरा, जैसे सचमुच का चांद आकाश से उतर आया है। पिताजी, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हुए ना? नहीं राजकुमार, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। ऊपर से तो मैं भी यही चाहता था कि आप जल्द से जल्द शादी करके राज्य की जिम्मेदारी लो। ये दृश्य दूर से मंत्री देख रहा था। देखते देखते हर पल जैसे वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। जब भी मैं कुछ करने की योजना बनाता हूँ तब ये राजकुमार एक ना एक समस्या खड़ी कर ही देता है। अब फिर कहाँ से ये रास्ते की लड़की को उठाकर ले आया है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ सकता। मेरी बेटी मधु की शादी विक्रम के साथ करवा कर ये राज्य अपना ना बना लूं, तब तक मुझे कोई शांति नहीं मिलेगी। इधर महाराज धूमधाम से राजकुमार और शर्मीली का राजमहल में स्वागत करते हैं। शर्मीली को रानी अपने साथ लेकर अंदर महल में जाती है। हमारे राजमहल में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना बेटी? नहीं रानी माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। मुझे यहाँ सब अपनों जैसे ही लग रहे हैं। तुम सच में बिल्कुल पूर्णिमा के चांद की तरह सुंदर हो बेटी। सिर्फ आप ही मेरे राजकुमार की रानी बनने के लायक हो। मुझे भी सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। असल में मैं गरीब घर की लड़की हूँ। ये सब कुछ मुझे अभी भी सपने ही जैसा लग रहा है। बेटा, ये सपना नहीं, ये सब हकीकत है। चलो, ये सब बातें बाद में होंगी। तुम हाथ मुंह धो लो, मेरी दासी सुमन तुम्हें खाना दे जाएगी। ये कहकर रानी बाहर चली जाती है। शर्मीली भी अपने हाथ में रखा हुआ वो चंपा का फूल कमरे में रखकर हाथ मुंह धोने बाहर जाती है। थोड़ी देर बाद महारानी की दासी सुमन खाना लेकर कमरे में आती है। अरे, ये चंपा का फूल कमरे के अंदर क्या कर रहा है? ये जरूर नई रानी का है। एक काम करती हूँ, फूल तो लगभग सूख ही गया है, इसको फेंककर क्यों ना एक नया फूल लाकर यहाँ रख दूं। सुमन खाना रखकर वो फूल को लेकर बाहर चली जाती है। सब कुछ तो आपने सुना ही महाराज। अब जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी राजकुमार की शादी मोहिनी के साथ करनी होगी। हाँ मंत्री जी, अब शादी तो करनी ही होगी। लेकिन मंत्री जी, एक समस्या है। क्या समस्या है महाराज? मुझे तो कोई समस्या नहीं दिख रही है। मंत्री जी, राज्य की सीमा के बाहर दुश्मनों के गुप्तचर घात लगाए बैठे हैं। थोड़ा मौका मिलते ही वो हमला कर सकते हैं। लेकिन राजकुमार की शादी से उनके हमले करने का क्या मतलब है? मतलब है मंत्री जी, राजकुमार विक्रम की शादी का ही मतलब है। जब राजकुमार की शादी होगी तब पूरे राज्य में कई दिनों तक उत्सव होगा और यही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका है। महाराज, आपने ये बात बिल्कुल सही कहा है। ये तो सच में चिंता का विषय है। लेकिन पिताजी, मुझे जहाँ तक पता है राज्य की सीमा के बाहर से तो ऐसी कोई खबर मेरे कानों तक नहीं आई। मुझे लगता है कि आप बेकार में ही इतना डर रहे हैं। राजकुमार, मुझे लगता है आप इन विषयों पर बात ना ही करें तो अच्छा है। आप तो हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं। इन विषयों में आप जानते ही कितना है। राज्य के लोगों से जाकर मिलेंगे तब ना पता चलेगा कि किसको क्या परेशानी है। पिताजी, मंत्री जी की बातों को मैं टाल नहीं रहा हूँ। हम कुछ और दिन इंतजार कर सकते हैं, जिससे अपने राज्य के सैनिक सभी गुप्तचरों को बंदी बना लें। फिर हम धीरे धीरे इस शुभ काम को पूरा करेंगे। ठीक है बेटा, वैसा ही होगा। ठीक है महाराज, मैं अब आज्ञा चाहता हूँ। संध्या भी हो गई है। मंत्री महाराज से आज्ञा लेकर चले जाते हैं। महारानी की दासी सुमन शर्मीली का
वो चंपा का फूल लेकर राजमहल के बगीचे में खड़ी है। ऐसे रंग का एक ही फूल चाहिए। इस फूल को फेंककर नया फूल लेकर आ जाऊंगी तो जरूर नई रानी बहुत खुश होंगी। शर्मीली हाथ मुंह धोकर कमरे में वापस आती है, लेकिन कमरे में आते ही उसकी नजर वहाँ पड़ती है जहाँ उसने चंपा का फूल रखा था। लेकिन वहाँ कोई फूल नहीं होने से शर्मीली बहुत डर जाती है। मेरा वो फूल कहाँ गया? यहीं तो रखा था। अगर वो नहीं मिलेगा तो सब खत्म हो जाएगा। मेरा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। जरूर किसी ने फूल को बाहर फेंक दिया होगा। मुझे अभी जाकर देखना होगा। शर्मीली जल्दी से कमरे के बाहर जाने लगती है। बाहर जाकर वो देखती है दासी सुमन राजमहल के बगीचे में खड़ी है और उसके पैरों के पास वही चंपा का फूल पड़ा है। तुमने ये क्या किया? मेरे चंपे के फूल को लाकर ऐसे मिट्टी में फेंक दिया। तेरी इतनी हिम्मत! मुझे माफ कर दीजिए नई रानी, मैं समझ नहीं पाई। असल में मैंने देखा कि ये फूल सूख गया है, इसीलिए मैंने सोचा उसकी जगह एक नया फूल लाकर रख दूं। अब तू कभी भी मेरी किसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाएगी। मेरी ये बातें अच्छे से याद रखना, नहीं तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, समझी? ठीक उसी समय मंत्री राजमहल से अपने घर जा रहा था। तभी मंत्री भी राजमहल के बगीचे का ये दृश्य देख लेता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? महल में आते ही इस लड़की ने झगड़ा शुरू कर दिया, वो भी एक मामूली से चंपा के फूल के लिए। नहीं नहीं, ये मामला देखना ही पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या है उस चंपा के फूल में? मंत्री और देर नहीं करके अपने घर की तरफ चला जाता है। शर्मीली भी चंपा के फूल को बालों में लगाकर चली जाती है, लेकिन डरती हुई सुमन वहीं खड़ी रहती है, जैसे कि उसे शर्मीली की बातों को मान ही नहीं पा रही थी। एक मामूली चंपा के फूल के लिए नई रानी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या सच में मैंने चंपा के फूल को हटाकर इतना बड़ा अपराध कर दिया? पता नहीं बाबा, मैं इन बड़े लोगों की कुछ बात ही नहीं समझ पाती। मंत्री की एक बेटी थी जिसका नाम मधु था। मधु जितना लालची थी उतनी ही मतलबी। वो राजकुमार विक्रम से शादी करके महारानी बनना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता राज्य का सिंहासन हड़पना चाहते थे। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता पिताजी। मेरे अलावा कोई भी राजकुमार विक्रम से शादी नहीं कर सकता। इस राज्य की महारानी केवल मैं ही बनूंगी। मैं भी तो यही चाहता हूँ बेटी। बस एक बार तुम राजकुमार विक्रम से शादी कर लो, फिर हमें पूरा राज्य मिल जाएगा। लेकिन पिताजी, अब ये कैसे होगा? अब तो वो लड़की भी आ गई है, फिर राजकुमार विक्रम उसी लड़की से शादी करेंगे। बहुत मुश्किल से मैंने ये शादी को कुछ दिनों के लिए रोक रखा है। जो भी करना है थोड़े समय के अंदर ही करना होगा, नहीं तो ये राज्य और राजकुमार दोनों ही हमारे हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूंगी पिताजी? मैं कैसे राजकुमार विक्रम के मन में अपनी जगह बनाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। राजमहल में सभी तुझे बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए जो करना है तुझे ही करना होगा। मेरे दिमाग में एक बढ़िया उपाय है। मैं अभी जो जो बोलूँगा तुम कल ठीक वैसे वैसे ही करोगी। ठीक है पिताजी, बताइए क्या करना होगा मुझे, जिससे राजकुमार विक्रम मुझे पसंद करने लगे। मंत्री अपनी बेटी को सब बताने लगता है, जिससे उसकी बेटी राजकुमार को अपने तरफ मोहित कर सके। मोहिनी, तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है? सब कुछ समय पर मिलता है ना? और यहाँ पर तुम्हारा मन लग तो रहा है ना? राजकुमार, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं हो रही। आप बेवजह मुझे लेकर इतना चिंता कर रहे हैं। मोहिनी, हमारे राज्य में कुछ समस्या होने की वजह से हमें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो मैं तुमसे आज ही शादी करके तुम्हें इस राज्य की महारानी बना देता। राजकुमार, मुझे कोई परेशानी नहीं है।
आप जितने दिन इंतज़ार करने को कहेंगे मैं उतने दिन इंतज़ार करूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर एक समस्या है। हाँ बोलो ना, क्या समस्या है तुम्हें? आप दासियों को बोल दीजिएगा कि वो मेरी किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाए। हाँ ठीक है, मैं सबको बोल दूंगा, कोई भी तुम्हारी चीजों को हाथ नहीं लगाएगा। ये कहकर राजकुमार विक्रम कमरे से बाहर चले गए। इधर सुबह का नाश्ता लेकर शर्मीली के कमरे में सुमन दासी जा रही थी और उसकी मुलाकात मंत्री की बेटी मधु से होती है। अरे सुमन, तुम यहाँ हो? और बगीचे में रानी माँ कब से तुम्हें आवाज लगा रही है? मुझे खोज रही है, लेकिन क्यों? मुझे कैसे पता होगा कि क्यों? तुम खुद जाकर ही देख लो। लेकिन ये नाश्ता यहाँ पर ही रख कर जाओ, मैं यही खड़ी हूँ। रानी माँ से मिलके जल्दी आना, फिर ये लेकर जाना। ठीक है, फिर मैं अभी जा रही हूँ। ये कहकर सुमन तेज कदमों से रानी से मिलने के लिए चली जाती है और तभी मौका पाकर मधु शर्मीली के खाने में जहर मिला देती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। अब तो मेरा काम हो गया, जो करना है अब ये जहर ही कर देगा। ये जहरीला खाना खाते ही वो मोहिनी का काम तमाम हो जाएगा और राजकुमार के दिल में उसकी जगह बना लूंगी। मधु नाश्ता वहीं रखकर वहाँ से चली जाती है। काफी देर बाद सुमन आती है और नाश्ता लेकर शर्मीली के कमरे की तरफ बढ़ती है। मधु छिपकर ये सब देखते रहती है। क्या राजकुमार को शर्मीली की सच्चाई का पता चलेगा या मोहिनी चंपा का फूल बनकर ही जंगल में बिताएगी? क्या कभी मोहिनी साधु के श्राप से मुक्त हो पाएगी? ये सब हम अगले भाग में देखेंगे। और अगर आपको मोहिनी की ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।